नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन का छठा भाग लेकर। इससे पहले हमने 4 वीडियोज़ में ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन के शुरुआती वर्षों का अध्ययन किया है और जाना है कि अपने अध्ययन की प्रक्रिया में उन्हें जाति के आधार पर किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, यदि वो 5 वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उन सभी वीडियो को ढूंढने के लिए आपको किसी भी प्रकार की मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन सभी वीडियोज़ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि सारी वीडियोज़ आपको एक ही जगह मिल जाएँ। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार मेरी चैनल पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन का अध्ययन। 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। हिंदी और अंग्रेजी के पर्चे हो चुके थे। अपनी बस्ती से ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी मैं अपनी जाति में पहला विद्यार्थी था जो हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था। सबकी निगाह मुझ पर टिकी थी। स्वयं ही जिम्मेदारी का एहसास होने लगा था। गणित के पर्चे से पहले एक दिन मिल गया था तैयारी के लिए। सुबह 8 साढ़े 8 का समय रहा होगा। बस्ती में शांति थी। बूढ़ों और बच्चों को छोड़कर सभी अपने अपने काम धंधों में पर जा चुके थे। अपने घर में मैं अकेला था। फौज सिंह त्यागी, जिसे गांव में सभी फौजा कहते थे, कंधे पर लंबा सा लठ धरे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, अबे चूड़े, ये क्या कर रहा है? बोर्ड की परीक्षाएं हैं, कल गणित का पर्चा है। मैंने धीमे स्वर में कहा। रात को पढ़ लियो, अब मेरे साथ चल, ईख बोना है। फौजा ने आदेश दिया। मैंने उससे बहुत कहा कि मुझे पढ़ना है, कल मेरा पेपर है, लेकिन वह नहीं माना। जबरदस्ती बाँह पकड़कर खींचते हुए खेत पर ले गया। डरा धमकाकर काम पर लगा दिया। गालियों की बौछार में मेरा मस्तिष्क दहकने लगा। मेरे भीतर आग भर गई थी। उस रोज त्यागियों के ये जुर्म मेरी स्मृति में बहुत गहरे तक भरे हुए हैं, जिनकी तपिश में मैं अनेक बार झुलसा हूँ। पूरी दोपहर ईख बोता रहा। मेरे ही जैसे 8-10 लोग और थे जिन्हें बेगार के लिए पकड़कर लाया गया था। फौजा की माँ दोपहर का खाना लेकर आई थी। खेत में शीशम का एक पेड़ था, उसके नीचे वह खाना लेकर बैठ गई। उनके परिवार के कई लोग थे जो पेड़ की छांव में बैठे थे। सभी को खाना खाने के लिए बुलाया गया। बेगार करने वाले धूप में ही बैठ गए थे। पेड़ की छांव उनके लिए बची ही नहीं थी। उन्हें 2-2 रोटी और अचार का एक एक टुकड़ा ऐसे दिया जा रहा था जैसे कोई भिखारी को भी नहीं देता। मैं दूर खड़ा यह सब देख रहा था। मैंने रोटी लेने से इनकार कर दिया। फौजा चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। मेरे भीतर विरोध जन्म ले चुका था। अबे चूड़े के, आजा, 2 अक्षर क्या पढ़ लिए? सोहरे का दिमाग चढ़ गया है। अबे औकात मत भूल। फौजा का एक एक शब्द मेरे जिस्म में एक साथ हजार दंश भर रहा था। आखिर फौजा की माँ ने मुझे आवाज़ दी, खजूरी वाले के आजा, रोटी खा ले। मेरी माँ को सब खजूरी वाले ही कहकर बुलाते थे। शायद असली नाम तो वह भूल भी चुकी थी। सहारनपुर जिले में हिंडन नदी के किनारे खजूरी नाम का एक गांव है जो मेरी ननिहाल है। उनके आवाज़ देने से मैं उनके पास आ गया था। उन्होंने रोटियां मेरे हाथ पर बहुत ऊपर से छोड़ी थी, कहीं उनका हाथ मेरे हाथ को छू ना जाए। यह तरीका मेरे लिए अपमानजनक था। मैंने वे रोटियां उनके सामने फेंक दी और घर की ओर दौड़ पड़ा। फौजा मुझे मारने दौड़ा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। घर लौटकर पिताजी को बताया तो वे आग बबूला हो गए थे। वे मुझे कोई भी काम करने नहीं देते थे, बस पढ़ाई करो कहते थे। पढ़ लिख कर अपनी जाति सुधारो। उन्हें पता नहीं था पढ़ लिख कर जातियाँ नहीं सुधरती, वे सुधरती हैं जन्म से। पिताजी लाठी उठाकर फौजा से लड़ने चल दिए थे। माँ ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका था। पूरी बस्ती में इस घटना का असर हुआ। लोगों ने बेगार करने से मना करना शुरू कर दिया। एक बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। गांव के त्यागी मेरे खिलाफ हो गए थे। राह चलते तंग भी करने लगे थे। इन हालातों में हाई स्कूल की परीक्षा दी थी मैंने।
परीक्षा के दिनों में कई तरह की अड़चनें आती थी। बिजली तो थी ही नहीं, ढिबरी या लालटेन की रोशनी में पढ़ाई होती थी। बाण यानी रस्सी वाली चारपाई पर बैठकर लालटेन किसी ऊंची सी जगह पर रख लेते थे। आस पड़ोस में हो हल्ला इतना था कि किताब में ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता था। लड़ाई झगड़ा तो साधारण सी बात थी, एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर उकसाया जाता था। औरत मर्द के भेद को भुला दिया जाता था। जब गालियों का प्रयोग होता था, रिश्ते भी गाली बन जाते थे। कभी कभी ढोल ताशों का ऐसा कान फाड़ देने वाला शोर होता था कि पढ़ना दूभर हो जाता था। शोर करने से मना करो तो झगड़ा शुरू। परीक्षा के दिनों में इस शोर ने बहुत परेशान किया। शोर करने वालों को यह बात भी समझ में नहीं आती थी कि उनके गाने बजाने से मेरी पढ़ाई में क्या अड़चन आ रही है। वे सुनकर मजाक उड़ाने लगते थे। पिताजी ने उन सबको बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वे उल्टे पिताजी को ही समझाने लगते थे। क्यों लड़के को पढ़ा लिखा कर निकम्मा बना रहे हो? ना घर का रहेगा ना बाहर का, पढ़े लिखे को तो वैसे भी बेवकूफ़ होते हैं। पिताजी की धारणा अलग थी। वे चाहते थे मैं पढ़ूं, बस उनके मन में एक ही बात थी, जाति सुधारने की। यदि कभी मुझसे नाराज हो जाते तो किसी ईसाई का उदाहरण देते थे जो बिना पढ़ाई लिखाई के रह गया था और कोयले बेचता था। बस्ती के लोगों में मेरा धीरे धीरे उठना बैठना कम होने लगा था। उनकी बातचीत में मुझे कोई खास रस नहीं मिलता था। मेरी उम्र के लड़के दिन भर आवारा घूमते थे, अक्सर बुलाते रहते थे। गर्मी के दिनों में बस्ती के लड़के जंगल में, खेतों में खरगोश पकड़ने या जोहड़ में मछली पकड़ने पहुंच जाते थे। एक बार मैं भी उनके साथ चला गया था। सियार के 2 बच्चे और बेहद खूबसूरत थे, मुझे मिल गए थे। उन्हें उठाकर ले आया था। घर में जब उन बच्चों को पिताजी ने देखा तो बड़े नाराज हुए थे। उनका गुस्सा बहुत मुश्किल से शांत हुआ था। उन बच्चों को मैंने टोकरे के नीचे बंद कर रखा था। रात में सियार हमारे घर के पास तक आ गए थे। पिताजी ने उनकी हलचल देख ली थी और बच्चों को उठाकर बाहर कर दिया था। बस्ती के लोग मुझे चुप्पा कहते थे, शायद उनसे कम बोलता था इसलिए। उन्हें शिकायत रहती थी। उनके क्रियाकलापों में भी मैं शामिल नहीं होता था। किताबों में डूबे रहना पसंद था। ऐसे ही दिनों में स्कूल के पुस्तकालय से प्रेमचंद, शरतचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ डाला था। धीरे धीरे मेरा झुकाव साहित्य की ओर बढ़ रहा था। कुछ तुकबंदियां भी करने लगा था। हाई स्कूल का परीक्षा फल अखबार में आया था। उन दिनों रोल नंबर के साथ नाम भी छपता था अखबार में। अपना नाम देखकर बहुत खुशी हुई थी। मेरे पास होने की खुशी में पिताजी ने पूरी बस्ती को दावत दी थी। बस्ती में किसी त्योहार जैसा माहौल था। पहली बार इस बस्ती में किसी ने हाई स्कूल पास किया था। एक और विशेष बात उस रोज हुई थी। चमनलाल त्यागी मेरे पास होने की बधाई देने हमारे घर आए थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई त्यागी चूड़ों के घर बधाई देने आया था। बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह हुई थी कि चमनलाल त्यागी मुझे अपने घर ले गए थे। बेहद आत्मीयता के साथ पास बैठाकर दोपहर का खाना भी खिलाया था, वह भी अपने बर्तनों में। छुआछूत के माहौल में यह एक विशेष घटना थी। खाना खाते समय मैं संकोच में था। चमनलाल जी का एक बड़ा बेटा मेरा सहपाठी था। उसका व्यवहार भी मेरे साथ हमेशा नम्र ही रहा था। खाना खाकर मैं झूठे बर्तन उठाने लगा तो उन्होंने मुझे रोक दिया और अपनी बेटी को आवाज़ दी, भैया के बर्तन उठाकर ले जा। वह आकर झूठे बर्तन ले गई। उनके इस व्यवहार ने मेरी आंखें नम कर दी थी। मैं भावुक हो उठा था। उस क्षण प्रताड़ना और उपेक्षा भरे माहौल में ऐसे व्यवहार की उम्मीद ही कहाँ थी। इससे पहले भी वे अक्सर मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते रहते थे। तीसरी या चौथी कक्षा में था। पढ़ने की गति मेरी ठीक थी। हिंदी की किसी भी पुस्तक को तीव्र गति से पढ़ लेता था। चमनलाल त्यागी का घेर भंगी बस्ती से नज़दीक था। एक रोज मैं उनके घेर के सामने से जा रहा था। वे दालान में बैठे हुए थे, रामचरितमानस का गुटखा पढ़ रहे थे। दालान के सामने से जाता हुआ देखकर उन्होंने मुझे आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर मैं खड़ा हो गया था। वे बोले, तू छोटन का है क्या? मैंने कहा, जी। यहाँ आ। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। सुना है तू पढ़ने जाता है स्कूल में? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। उन्होंने रामचरितमानस का गुटखा मेरे हाथ में थमा दिया। ले, इस पन्ने पे पढ़ के दिखा। वे चारपाई पर बैठे थे। मैंने गुटखा लेकर पढ़ना शुरू कर दिया था। एक पूरा पृष्ठ पढ़ लेने पर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, शाबाशी दी। इसके बाद जब भी कहीं मिल जाते या मुझे देख लेते तो मेरी पढ़ाई लिखाई के विषय में पूछताछ करते थे। उन्होंने पिताजी को बुलाकर बताया था, छोटन, तेरा बेटा तो रामायण भी पढ़ लेवे है। पिताजी सुनकर बहुत खुश हुए थे।
बस्ती में आकर सभी को बता बता कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। मेरे हाई स्कूल कर लेने के बाद बस्ती के बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि बढ़ गई थी। बस्ती में पढ़ाई लिखाई का थोड़ा माहौल भी बनने लगा था। कुछ बदलाव के संकेत भी दिखने लगे थे। बावजूद आर्थिक जर्जरता के मैंने अपनी बैठक के चबूतरे पर एक संध्या स्कूल भी शुरू किया था। शाम को 15-20 बच्चों को घेरकर मैं बैठ लेता था। 1-1.5 घंटे की नियमित कक्षाएं चलने लगी थी। कुछ बड़ी उम्र के लोग भी आकर बैठने लगे थे। कई लोग अपना नाम और हस्ताक्षर लिखना भी सीख गए थे। उस समय तक मेरे भतीजे नरेंद्र और देवेंद्र भी स्कूल जाने लगे थे। नरेंद्र दूसरी कक्षा में था और देवेंद्र पहली में। नरेंद्र का मन पढ़ाई में कम लगता था, फिर भी मैंने उसे उठने नहीं देता था। कई बार वह रोने भी लगता था, लेकिन मैं उस वक्त बेहद कठोर और निर्मम हो जाता था। पिताजी किसी काम से शहर यानी मुजफ्फरनगर जा रहे थे। मैं भी उनके साथ चल दिया था। शहर में सड़क के किनारे बहुत सी पुस्तकें सजी थी, ज़्यादातर धार्मिक पुस्तकें थी। पिताजी पुस्तकों के पास रुक गए थे। लाल जिल्लों वाली गोरखपुर प्रेस की किताबों में से उन्होंने एक उठाकर मेरे हाथ में दी। क्या है इस किताब में? उन्होंने जिज्ञासा दिखाई। मैंने कहा गीता है। वे गीता के बारे में नहीं जानते थे। जब मैंने बताया कि महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वही है इसमें, उन्होंने कीमत पूछी थी। दुकानदार ने 1.5 रुपया बताया तो वे सुनकर खुश हुए थे और उस रोज उन्होंने वह पुस्तक खरीदकर मुझे दी थी। घर लौटकर मैंने उन्हें जब पढ़कर सुनाई तो वे गदगद हो गए थे। सचमुच वे बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनका जन्म सफल हो रहा है, उनकी जाति सुधर रही है। लेकिन जैसे जैसे मैं उस पुस्तक को पढ़ रहा था, मेरे अपरिपक्व मस्तिष्क में एक उलझन बढ़ रही थी। गीता में कर्मवाद की जो व्याख्या की गई थी उसे पूरी समझ लेने की विकसित बुद्धि मेरी उस समय नहीं थी। हाँ, इतना जरूर समझ रहा था कि श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए उकसा रहे थे। अपने ही बंधु बांधवों को मारने के लिए अर्जुन को समझा रहे थे। कर्म करने और फल की इच्छा न रखने का दार्शनिक विवेचन स्थापित कर रहे थे। ज्ञान की इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के बाद एक महात्म्य दिया हुआ था, जिसमें उस अध्याय के पठन पाठन के बाद प्राप्त होने वाले फल की कहानी थी। यानी गीता दर्शन के ठीक विपरीत फल की लालसा के लिए पाठकों, श्रद्धालुओं और आस्थावानों को उकसाया जा रहा था। ये बेचैनी मेरे मन में एक नई चेतना पैदा कर रही थी, यानी कर्मकांड को स्थापित किया जा रहा था। कुछ ही दिनों में उस पुस्तक को पढ़ने से मैं ऊबने लगा था। मैं अपने मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर चाहता था। स्कूल के अध्यापकों से एक आध बार मैंने प्रश्न पूछने की धृष्टता जब मैंने की, मुझे सजाएं मिली, मार खाई, परीक्षा में कम अंक मिले। सहपाठी ही नहीं, अध्यापकों के शब्द भी बींद जाते थे। देखो चूड़े का बामन बन रहा है। बस्ती में ऐसा कोई नहीं था जो मेरे सवालों के उत्तर दे सकता। शराब पीकर हो हल्ला करना या मारपीट कर लेने वालों की कमी नहीं थी। ऐसे वातावरण में दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर खोजना आसमान से तारे तोड़ना था। वैसे भी बस्ती में ही नहीं, पूरे वाल्मीकि समाज में हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं होती थी। पढ़े लिखे लोगों में देखा देखी कर लेने की बात और है। ये पूजा करते हैं अपने देवी देवताओं की, जिनके नाम ना तो वैदिक ग्रंथों में मिलेंगे ना पुराणों में। पूजा की विधियां भी अलग हैं। एक लंबे अरसे के बाद मेरे मौसाजी आए थे। उनके आने पर माँ खूब जोर जोर से रोई थी। रोने में शिकवे शिकायतें थी। बड़ी बहन को इतने वर्षों में ना देख पाने का गिला था। मौसाजी ने माँ को समझाते हुए कहा था, मुकंदी मेरी माँ का यही नाम था। दुखी क्यों होती है? घर परिवार की परेशानियाँ थी। तेरी बहन बीमार रहती है, आना जाना नहीं हो पाता है। मौसाजी धार्मिक प्रवृत्ति के पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ज्योतिष में उनकी रुचि थी। मेरे लेखक बनने की संभावना का जिक्र माँ के सामने किया था, जब मैं नहीं जानता था कि लेखक बनना कितना कष्टदायक है। वे 2-3 दिन रुके थे। जब जाने लगे, मैंने गीता की वह प्रति उन्हें भेंट की थी। वे खुश हो गए थे। बस मौसाजी से यही पहली और आखिरी मुलाकात थी। 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय लिए थे। हाई स्कूल पास कर लेने पर मेरे भीतर आत्मविश्वास जाग उठा था, लेकिन स्कूल में परिस्थितियां विपरीत होने लगी थी। सहपाठियों में इक्का दुक्का ही थे जो मुझसे घनिष्ठ थे या मेलजोल रखते थे। श्रवण कुमार और चंद्रपाल पिछड़ गए थे। सुक्कन सिंह और राम सिंह साथ थे। ओमदत्त त्यागी अंग्रेजी पढ़ाते थे। उनका बोलचाल का तरीका व्यंग्यात्मक था। प्रत्येक वाक्य में यानी के जोड़ देते थे, वह भी प्रश्न चिन्ह लगाकर। पढ़ाते हुए भी इसी तरह बोलते थे। जब मैं उनसे किसी समस्या पर बात करता
या अपनी कोई समस्या उनके सामने रखता था, सबसे पहले मेरे भंगी होने का वे एहसास करा देते थे। उस समय मुझे लगता था जैसे मेरे सामने कोई शिक्षक नहीं, जातीय अहम में डूबा हुआ कोई अनपढ़ सामंत खड़ा है। राम सिंह कक्षा का सबसे श्रेष्ठ छात्र था, कक्षा का ही नहीं बल्कि पूरे विद्यालय का। हरफन मौला, तेज, कुशाग्र, लेकिन फिर भी था तो चमार ही। यह भाव छात्रों के से लेकर अध्यापकों के तक में था। एक रोज जब हम दोनों काफ़ी तंग हो गए तो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए ओमदत्त त्यागी का एक व्यक्ति चित्र अंग्रेजी में लिख डाला। राम सिंह और मैंने मिलकर यह तैयार किया था। शीर्षक था ए प्रोफाइल ऑफ यानी कि। व्यक्ति चित्र लिख लेने के बाद जब उसे पढ़ना शुरू किया तो हंस हंसकर हमारे बुरे हाल थे। इस हंसी में और भी कई साथी शामिल हो गए थे। पूरे कॉलेज में इस व्यक्ति चित्र की चर्चा होने लगी। जिसे देखो वही इसे दोहरा रहा था। इसी बीच एक हादसा हो गया। ओमदत्त त्यागी का पीरियड था। राम सिंह, मैं और सुखन सिंह पहली पंक्ति में बीच की डेस्क पर बैठे थे। ओमदत्त ने आते ही राम सिंह से अंग्रेजी गद्य की पाठ्य पुस्तक मांगी। उसने सहज भाव से वह पुस्तक उन्हें दे दी। पुस्तक में एक कागज पर लिखा वह व्यक्ति चित्र था। राम सिंह को यह ध्यान नहीं था कि कागज उस किताब में रखा है। यह सब अचानक हुआ था। जैसे ही ओमदत्त ने पुस्तक के पन्ने पलटे वह कागज नीचे गिर गया। कागज नीचे गिरते हम सभी ने देखा राम सिंह का चेहरा तो फक्क पड़ गया था। कागज ओमदत्त ने उठाकर पढ़ना शुरू किया। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। उसने किताब मेज पर पटकी थी गुस्से में और राम सिंह की ओर ऐसे घूरा जैसे अभी इसी वक्त चबा जाएगा। हस्तलेख राम सिंह का था, इसीलिए ओमदत्त का पूरा गुस्सा राम सिंह पर ही था। उसने राम सिंह को स्टाफ रूम में आने को कहा। स्टाफ रूम में घुसते ही लात घूंसों से राम सिंह का स्वागत हुआ। फिर मुर्गा बनाकर छड़ी से भी पीटा। हारकर प्रिंसिपल के कमरे में ले जाकर शिकायत की। वहाँ भी खूब जलील किया था राम सिंह को। प्रिंसिपल ने मौखिक चेतावनी देकर राम सिंह को छोड़ दिया था। इस घटना के बाद भी ओमदत्त को जब भी मौका मिला वह राम सिंह को अपमानित करने की कोशिश करता था। राम सिंह का हौसला कमाल का था। स्टाफ रूम में इतना पिटकर आने पर भी वह हंस रहा था। उसकी इस हंसी में पूरी कक्षा शामिल थी। लेकिन मैं भयभीत था। मुझे पिटने से डर लगता था। उन दिनों मैं सहमा सहमा सा रहता था। उन्हीं दिनों नरेंद्र कुमार त्यागी नए नए लेक्चरर नियुक्त हुए थे। गणित में मास्टर डिग्री लेकर आए थे। देखने में मासूम, मृदुभाषी और बेहद शालीन। नरेंद्र कुमार त्यागी 11वीं और 12वीं कक्षाओं को गणित पढ़ाते थे। मार्च अप्रैल 1965 के दिन थे। वे कक्षा में थे। गर्मी शुरू हो चुकी थी। उन्हें प्यास लगी थी। उनके ठीक सामने की सीट पर मैं बैठा था। मुझे संबोधित करके उन्होंने कहा, मटके से एक गिलास पानी लेकर जाओ। आओ। प्रिंसिपल के कार्यालय के पास बरामदे में 2 बड़े बड़े मटके रखे होते थे ठंडे पानी के। जैसे ही नरेंद्र त्यागी ने मुझे पानी लाने के लिए कहा, कक्षा में फुसफुसाहट होने लगी। मैं उठकर चल दिया, लेकिन बरामदे से ही वापस लौट आया। मैंने उनसे कहा, माँ साहब, मैं तो उन मटकों को छू भी नहीं सकता, किसी और को भेज दीजिए। मास्टर साहब ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? मैंने सहज भाव से कहा, मेरी जाति चूड़ा है। वह फटी फटी आंखों से मेरी ओर देखने लगा। उसे इस तरह अपनी ओर देखते हुए पाकर मैंने कहा, इसके बावजूद आप कहते हैं तो मैं लेकर आता हूँ। वह जैसे नींद से जागा, नहीं बैठ जाओ, और स्वयं ही पानी पीने चला गया। मुझे लगा गणित में मास्टर की डिग्री लेकर भी यह मास्टर कितना बौना है, जिसमें इतना साहस भी नहीं है कि मेरे हाथ से पानी पी सके। मुझे चंद्रपाल और श्रवण कुमार की याद आई थी। पढ़ाई में कमज़ोर थे लेकिन बेहतर इंसान, प्यारे दोस्त, जिनमें जाति का डर नहीं था। अस्पृश्यता के ये दंश मुझे छलनी कर देते थे। ब्रजपाल सिंह अभी भी रसायन शास्त्र पढ़ाता था। उसके प्रति मेरे मन में आदर भावना नहीं रह गई थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैंने कभी उसका अनादर किया हो। रसायन शास्त्र पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। 11वीं की वार्षिक परीक्षा में भी मुझे अच्छे अंक मिले थे, लेकिन 12वीं में जाते जाते मैंने महसूस किया कि जब मैं रसायन प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल के लिए जाता हूँ, ब्रजपाल किसी न किसी बहाने मुझे बाहर कर देता है या किसी काम में से कहीं भेज देता है। इंटर का यह मेरा अंतिम वर्ष था। बोर्ड की परीक्षा थी। भविष्य इसी परीक्षा के परिणाम पर टिका था। कई महीने तक जब मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पाया तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। एक रोज़ उसने मुझे सभी के सामने अपमानित भी किया था और प्रयोगशाला से बाहर कर दिया था। मैंने भी पूछ लिया था, मेरी गलती क्या है, कोई नुकसान मुझसे हुआ है? लेकिन ब्रजपाल ने सुनने को तैयार नहीं था।
मैंने राम सिंह से बात की तो उसने प्रिंसिपल से मिलने की सलाह दी। प्रिंसिपल यशवीर त्यागी ने मेरी बात सुनी थी पूरे इत्मीनान से। अनुशासन के लिए छात्रों में उनकी दहशत थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वे मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, ब्रजपाल सिंह से बात करके समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। 12वीं कक्षा में मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पाया था पूरे वर्ष। बोर्ड की परीक्षा में मेरा मात्र प्रैक्टिकल ही खराब नहीं हुआ, बल्कि मौखिक साक्षात्कार में भी मुझे कम अंक मिले थे, जबकि मैंने परीक्षक के सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए थे। जब परिणाम घोषित हुआ, मैं 12वीं में फेल था। रसायन शास्त्र के अलावा सभी विषयों में अच्छे अंक मिले थे, प्रैक्टिकल में फेल था। इस घटना ने अचानक मेरे सामने भयानक गतिरोध उत्पन्न कर दिया था। मेरा मन उचट गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक अंधेरा मेरे सामने खड़ा था। घर परिवार में जैसे मातम छा गया था। पिताजी अफसोस जाहिर करके चुप हो गए थे। मैं बुझ सा गया था, किसी काम में मन नहीं लगता था। बहुत बेचैनी भरे दिन थे। उन्हीं दिनों माया की शादी तय हो गई थी। काम की व्यस्तताओं से मैं अपनी दुश्चिंताओं को भी कुछ समय के लिए भूल गया था। भविष्य की अनिश्चितता मुझे मुंह बाए खड़ी थी। मैं अपने भंगीपन से बाहर आने के लिए छटपटा रहा था, जबकि हालात मुझे बार बार वहीं धकेल रहे थे। ब्रजपाल के षड्यंत्र ने मुझे तोड़ दिया था। उन दिनों जसबीर सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में नौकरी कर रहा था। मामा के साथ रहता था। सुरजन की शादी भी हो चुकी थी। मैंने जसवीर के सामने अपनी व्यथा कही तो वे बोले, चल छोड़, मार गोली इस गांव को, देहरादून दाखिला लेकर वहीं पढ़ना, डीएवी कॉलेज में भर्ती करवा दूंगा, तू फिक्र क्यों करे है, इस साल नहीं तो अगले साल पास हो जाओगे। मेरी हताशा को जैसे संबल मिल गया था। जसबीर ने अपने खास लहजे में मुझे हौसला दिया था, ले, ये सब कोई बात हुई, फिक्र क्यों करे है, मैं हूं ना। बड़ी से बड़ी समस्या को इस वाक्य से जसबीर मिनट भर में धराशायी कर देता था। अजीब हौसला था उसमें, वह कभी निराश नहीं होता था। पिताजी भी देहरादून जाने को मुझसे इजाज़त दे दी थी। जिस दिन मैंने देहरादून जाने के लिए घर छोड़ा, पिताजी ने भावुक होकर कहा था, बेटे, तू एक गरीब चूड़े का बेटा है, इसे हमेशा याद रखियो। माया को ससुराल के लिए विदा करते ही मैंने सुरजन के साथ देहरादून आ गया था। उस वक्त मेरे पास एक पुरानी कमीज और पट्टे का एक पाजामा था। बस यही संपत्ति थी मेरे पास। किराए के अलावा पिताजी ने एक भी पैसा नहीं दिया था। देते कहाँ से। माया की शादी भी कर्ज के पैसों से ही की थी, जिसे उतारने में जसबीर की सारी तनख्वाह चली जाती थी। महीने भर का गुजारा भी ठीक से नहीं होता था। देहरादून के लिए बस में बैठते हुए मन उदास था। लग रहा था जैसे बल्ला हमेशा के लिए छूट रहा है। कड़वी यादों ने मेरा कसैला मन कर दिया था। यह कसैलापन अभी भी मन के किसी कोने में पसरा बैठा है, जो मौका मिलते ही अपना रंग और स्वाद दिखा देता है। मामा इंद्रेश नगर में रहते थे। सहारनपुर चौक के पास खदरी मोहल्ले के साथ एक गंदा नाला बहता है। उसके पास इंद्रेश नगर बसा हुआ है। इस मोहल्ले को जटिया मोहल्ला कहा जाता था। बाद में इसका नाम इंद्रेश नगर पड़ा था। मामा और जसवीर एक ही कमरे में रहते थे। सुरजन उन दिनों अपनी ससुराल में रहता था। दोपहर को थोड़ी देर के लिए तथा शाम को वह अपने पिताजी यानी मेरे मामा से मिलने बिना नागा किए आता था। मामा और जसबीर के साथ तीसरा मैं भी उस कमरे में आ गया था। कमरे में सामान नाम मात्र ही था। कमरे में एक रस्सी बंधी थी, जिस पर गंदे कपड़ों को बेढंगे तरीके से लटकाया हुआ था। बेतरतीब सामान इधर उधर रखा हुआ था। सफाई यदाकदा ही हो पाती थी। जनेसर भी पास में ही रहता था। उसका कमरा तो लकड़ी के फट्टों को जोड़कर बनाया गया था। पुराने टीन से छत लटकी हुई थी, उसमें भी वही हाल था। एक किनारे चूल्हा था। छत से लेकर कपड़े तक धुएं के रंग में स्याह पड़ गए थे। विमला भाभी को देहरादून आए 1 साल हो गया था। उसने भी कुछ ठिकानों का काम ले लिया था। वह भी सुबह निकलती थी घर से, दोपहर को लौटती थी। जनेसर की कोई नौकरी नहीं थी। जो भी काम मिलता था वह कर लेता था। अक्सर रात पाली में वह मैला ढोने वाली नगर पालिका की गाड़ी में काम करता था। सुरजन सिंह ने डीएवी इंटर कॉलेज की 11वीं कक्षा में दाखिला ले लिया था, लेकिन मुझे अभी तक दाखिला नहीं मिला था। इंटर फेल हो जाने का ठप्पा मेरे माथे पर लग चुका था। जो भी सुनता नाक भौं सिकोड़ने लगता था। काफ़ी भाग दौड़ के बाद प्रेम कुमार शर्मा जी की सिफारिश से दाखिला मिला था। सुरजन सिंह ने बहुत मिन्नतें की थी प्रेम प्रकाश शर्मा जी की। वे एक प्रतिष्ठित अध्यापक थे डीएवी इंटर कॉलेज में।
त्यागी इंटर कॉलेज बल्ला के प्रमाण पत्र को देखते ही अजीब सी मुद्रा बना लेते थे। दाखिले की भाग दौड़ में कई बार घोर निराशा के दौर से गुजरना पड़ा था मुझे। कई बार लगा कि अब पढ़ाई पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। फेल हो जाने की हताशा ने मेरे आत्मविश्वास को डगमगा दिया था। लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। सुरजन सिंह की पत्नी स्वर्णलता अपने मायके में रहती थी। अक्सर मैं सुरजन के साथ वहां जाता था। वे बेहद आत्मीय और स्नेहशील थी। उनके मन में अपनेपन का भाव बहुत ज़्यादा था। निराशा और हताशा के क्षणों में भी वे मेरा हौसला बढ़ाती थी। कॉलेज में दाखिला मिलते ही मैं पढ़ाई में जुट गया था। इंद्रेश नगर से डीएवी कॉलेज काफ़ी दूर पड़ता था, फिर भी मैं सुबह 7 बजे का पीरियड कभी छोड़ता नहीं था। मैं अपनी निराशा से मुक्त होना चाहता था। मैं धीरे धीरे नैराश्य की अंधी गुफा से बाहर निकलने लगा था। तो दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा के अध्ययन के क्रम में आज हम यही रुकते हैं। यह इस आत्मकथा की 6ठी वीडियो थी। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें और कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे आगे बहुत जल्दी ही आपके सामने इस आत्मकथा का अगला खंड लेकर मैं उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपने इंतज़ार को बरकरार रखें। एक स्वेच्छा के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।